तो आगे देखिए बच्चा, नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग जो है पार्ट नंबर 4 में आपका स्वागत है। जहां तक मुझे लगता है बच्चे पार्ट नंबर 4 ही है, बट अगर सीरियल नंबर अगर ऊपर नीचे हो गए हो तो कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप समझ जाना कौन सा पार्ट है। अगर ये 5 है तो 5 कर लेना, 4 है तो 4 कर देना। मेरे हिसाब से तो 4 है जहां तक है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि लाइन बाय लाइन कौन सा चल रहा था। 3 शायद हो चुके थे, चौथा ही हो गए। तो नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग पार्ट नंबर 4 में आपका स्वागत है। चयन की बात कर लेते हैं, सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो चयन से अभिप्राय प्रार्थियों मतलब होता है एप्लीकेंट्स, यानी जो एप्लीकेशन दिया जिन्होंने जॉब के लिए, तो एप्लीकेंट्स की जांच करने, यानी एप्लीकेंट्स की क्या करनी है, जांच करनी है। तो उसने बोला चयन से अभिप्राय, सिलेक्शन से अभिप्राय प्रार्थियों की जांच करने वाली उस प्रक्रिया से है, यानी जो प्रार्थियों की क्या करती है, जांच करती है। ठीक है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्तियों को ही नियुक्त किया गया है। यानी सिलेक्शन, यानी जो आपका डेफिनेशन है चयन की, वो कह रहा है कि चयन से अभिप्राय प्रार्थियों की जांच करने वाली, यानी जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी जांच करने वाली उस प्रक्रिया से है जो यह सुनिश्चित करती है कि सर्वाधिक जो उपयुक्त व्यक्ति है उसको ही नियुक्त किया गया है। क्लियर हो गया। उसके बाद इसने बोला चयन की प्रक्रिया के विभिन्न चरण। चयन की प्रक्रिया में कौन कौन से चरण आते हैं, तो सबसे पहले इसने बोला प्रारंभिक जांच। सबसे पहले क्या, प्रारंभिक जांच, यानी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग बोलते हैं इसको। ठीक है ना, पहले इसको किया जाता है, तो सबसे पहले प्रारंभिक जांच किया जाता है, जो कि ऑनलाइन ही हो जाता है। ठीक है ना, जाता है। उसके बाद चयन परीक्षाएं की जाती है, यानी सिलेक्शन टेस्ट किया जाता है। बात को समझना, सबसे पहले प्रारंभिक जांच, जैसे मान लो कि आपने किसी भी साइट से हमारे को क्या करा, जॉब के लिए एप्लीकेशन दिया, तो हम पहले चेक करेंगे, ऑनलाइन ही चेकिंग हो जाएगी कि मैंने क्या मांगा था, 2 साल एक्सपीरियंस। क्या आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस है या नहीं? मैंने आपसे मांगा था कि मुझे अकाउंटेंट की जरूरत है, क्या आप अकाउंटेंट हो या नहीं हो, कि आपको उसकी नॉलेज है या नहीं है, तो ये प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग वहीं हो जाता है। अगर आप मान लो थोड़ी देर सपोज करो आप आर्ट साइड वाले बच्चे हो और आपने अप्लाई किया हुआ, तो गारंटेड हो वो पहले स्टेज पे आपको निकाल देगा। क्लियर, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। ठीक है ना, तो सबसे पहले प्रारंभिक जांच। मैंने ये क्यों बोला नॉलेज नहीं है, तो क्योंकि बेटा कई बार क्या होता है, साइंस साइड वाले बच्चे कॉमर्स लाइन में आ जाते हैं, तो नॉलेज अगर है तो आप किसी फील्ड में काम कर सकते हो, आप भी जानते हो। ठीक है, तो अगर आपका नॉलेज नहीं है तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में ही आपको निकाल दिया जाएगा। क्लियर, तो उसने बोला प्रारंभिक जांच की जाएगी सबसे पहले। उसके बाद चयन परीक्षाएं बैठाई जाती है, यानी सिलेक्शन टेस्ट बैठाया जाता है। देन रोजगार साक्षात्कार होता है, यानी एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू होता है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होता है, आप चाहे यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में इंटरव्यू। साक्षात्कार से अभिप्राय प्रार्थी, यानी जो एप्लीकेंट्स है या साक्षात्कारी यानी इंटरव्यूअर जो हो गए, ठीक है ना, के मध्य आमने सामने बातचीत के आधार पर, क्या बोला उसने, जो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास जो साक्षात्कार है, इसने क्या बोला इसमें, इसने बोला साक्षात्कार से अभिप्राय जो प्रार्थी एप्लीकेंट है या इंटरव्यूअर है, साक्षात्कारी है, के मध्य आमने सामने बातचीत के आधार पर परीक्षा लेने के लिए, जैसे मैं आपका इंटरव्यू ले रहा था, आमने सामने लूंगा। ठीक है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या जो प्रार्थी है जॉब की आवश्यकता के अनुरूप है, यानी जो जिस जॉब के लिए वो आया है, यानी हमने जिसके लिए बुलाया है, क्या वो उसके अनुरूप है, उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो वो इंटरव्यू में पता चल जाता है। तो उसने बोला साक्षात्कार से अभिप्राय प्रार्थी व साक्षात्कारी के मध्य आमने सामने बातचीत के आधार पर क्या होना, परीक्षा लेने से, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या जो प्रार्थी एप्लीकेंट है जॉब की आवश्यकता के अनुरूप है या नहीं है। क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने कहा चयन से अभिप्राय प्रार्थियों की जांच करने वाली उस प्रक्रिया से जो है सुनिश्चित करती है कि सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्तियों को ही नियुक्त किया गया है। क्लियर हो गया। फिर हमने कहा कि प्रारंभिक जांच होनी चाहिए सबसे पहले, फिर उसके बाद चयन परीक्षा ही होती है, फिर रोजगार साक्षात्कार होता है बेटा, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। ठीक है, उसके बाद संदर्भ एवं पृष्ठभूमि जांच, इसका मतलब आपके रेफरेंस है, यहाँ पे इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में लिख लो, आसान इंग्लिश में, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड आपका चेक किया जाता है। आप किसके रेफरेंस से जॉब पे आए हो, आपका बैकग्राउंड क्या है बेटा, वो चेक किया जाता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, उसके बाद फिर सिलेक्शन का निर्णय लिया जाएगा, चयन का निर्णय लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपने प्रारंभिक जांच दिया, ये लाइन बाय लाइन याद रखना आपको, चयन की परीक्षाएं दी, फिर रोजगार साक्षात्कार होगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा जो कि आमने सामने होगा, फिर संदर्भ एवं पृष्ठभूमि जांच होगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपका बैकग्राउंड और रेफरेंस, संदर्भ मतलब रेफरेंस और पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड आपका क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। देन चयन निर्णय लिया जाएगा। जब चयन निर्णय ले लिया जाता है उसके बाद आपका बेटा शारीरिक परीक्षण होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, आपको पता है आपका मेडिकल टेस्ट होता है प्रॉपर। ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जब आप मेडिकल में भी निकल जाओगे फिर आपको जॉब प्रस्ताव दिया जाता है बेटा, क्या जाता है, जॉब प्रस्ताव, यानी जॉब ऑफर दिया जाता है।
और फिर रोजगार का अनुबंध बनाया जाता है। अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनाया जाता है बेटा। अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ लिखा होगा, सैलरी पैलरी जो भी तुम्हारे को मिलेगी A to Z टर्म्स कंडीशन वहां पे लिखी होती है, सारी चीजें लिखी होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रारंभिक जांच किया आपने, प्रारंभिक जांच के बाद देखो याद करवा रहा हूं मैं आपको, प्रारंभिक जांच के बाद चयन परीक्षा ही होती है, फिर रोजगार साक्षात्कार हुआ, फिर संदर्भ एवं पृष्ठभूमि जांच, मैंने इंग्लिश में बोला, लिखने के लिए लिख लेना यहाँ पे, ठीक है ना। चयन निर्णय, चयन का निर्णय लिया जाता है, फिर शारीरिक आपका परीक्षण होगा, उसका जॉब प्रस्ताव दिया जाता है, और फिर लास्ट में अनुबंध होता है, यानी रोजगार का अनुबंध। क्लियर हो गया। तो ये चयन का था, इतना ही चयन है, आपको उसको अच्छे से रट्टा मार लेना बेटा, ठीक है ना, लिख लो। अब आगे देखो बेटा, प्रशिक्षण क्या होता है। हमने कहा प्रशिक्षण मतलब इंग्लिश में बोले तो ट्रेनिंग। प्रशिक्षण मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। तो प्रशिक्षण से अभिप्राय वर्तमान कार्य निष्पादन, यानी जो अभी करंट में जो परफॉर्मेंस चल रही है, यानी वर्क परफॉर्मेंस चल रही है, को बनाए रखने एवं, यानी उसको वही बनाए रखने की जैसे चल रही है वैसे चलता रहे आगे भी, और उसमें सुधार करने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया से। देखो जैसा अभी कोई आप काम कर रहे हो, जैसे टाइम बीतता है वैसे क्या नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, या फिर क्या है जो आपका जो काम करने का जो स्पीड है वो कम भी हो जाती है कई बार, ठीक है ना। नए पहलुओं को पहचानने में थोड़ी दिक्कत भी होती है, तो इसीलिए आपको बीच बीच में ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जो आपकी जो वर्क को परफॉर्म करने की जो वे है ना, जो तरीका है, ठीक है ना, वो बना रहे, वैसी रहे, और उसमें और सुधार लाया जा सके। तो उसने बोला प्रशिक्षण से अभिप्राय वर्तमान कार्य निष्पादन, यानी करंट का वर्क परफॉर्मेंस को बनाए रखने एवं सुधार करने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया से है। आगे, अर्थात प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों में किसी विशेष कार्य, ये मेन लाइन है याद रखना, ट्रेनिंग में किसी विशेष कार्य पर ही फोकस किया जाता है। तो उसने लिखा कर्मचारियों में किसी विशेष कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने हेतु उसके ज्ञान एवं निपुणता में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। तो उसने बोला प्रशिक्षण से अभिप्राय वर्तमान कार्य निष्पादन को बनाए रखने एवं सुधार करने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया से है। अर्थात प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों में किसी विशेष कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने हेतु, यानी किसी काम को कुशलतापूर्वक संपन्न करने हेतु उसके ज्ञान एवं निपुणता में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। क्लियर हो गया, यानी उसके ज्ञान को बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने जो मेन लाइन बोली वो बोली मैंने किसी विशेष कार्य को, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अर्थात प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों में किसी विशेष कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने हेतु उसके ज्ञान को बढ़ाया जाता है, उसको निपुणता में को बढ़ाया जाता है, बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, ऐसे बोल सकते हो। प्रशिक्षण की विशेषताएं क्या, प्रशिक्षण पर अगर आप खर्च करते हो विनियोग होता है बेटा, वो इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। आप यानी खर्चा नहीं माना जाता बेटा। देखो जो आप प्रशिक्षण ट्रेनिंग पे खर्चा करते हो वो इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ करके आपके लिए ही अच्छा रहेगा वो, ठीक है। वो अपव्यय नहीं है, फालतू का फिजूल खर्ची नहीं है वो, ठीक है ना। ये विशेष कार्य से संबंधित होता है, वो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। प्रशिक्षण तथा विकास में अंतर होता है और प्रशिक्षण तथा शिक्षा में भी अंतर होता है। ये दोनों पॉइंट याद रखने, यहाँ से कवर हो जाएंगे बेटा, दोनों पॉइंट यहाँ से कवर हो जाएंगे। आगे, ये संस्था और कर्मचारी दोनों के लिए क्या लाभदायक है, दोनों के लिए लाभदायक होता है। प्रशिक्षण भी एक सतत प्रक्रिया है, ये नहीं कि आज दे दी तो बस हो गया, नहीं बेटा, टाइम टू टाइम जब जब जरूरत पड़ेगी तब आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग पर क्या क्या खर्च, विनियोग होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है ना। अपव्यय नहीं माना जाता, यानी फिजूल खर्चा ये नहीं है। उसके अलावा विशेष कार्य से संबंधित होता है ये। प्रशिक्षण तथा विकास में अंतर माना होता है और प्रशिक्षण तथा शिक्षा में भी अंतर होता है। ये संस्था और कर्मचारी दोनों के लिए लाभदायक होता है और प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। क्या बेटा, सतत मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, प्रशिक्षण के अंतर्गत कर्मचारियों को किसी विशेष कार्य में निपुण बनाया जाता है। यानी प्रशिक्षण के अंतर्गत कर्मचारी को किसी विशेष कार्य को कुशलतापूर्वक करने हेतु उसके ज्ञान को बढ़ाया जाता है, उसको उसमें निपुणता लाई जाती है। ये बताया था, ये तो पढ़ा उसने, ठीक है, पढ़ाया। जबकि विकास के अंतर्गत सभी, ये आप याद रखना प्लीज, सभी क्षेत्रों में जानकारी प्रदान की जाती है। इसका मतलब प्रशिक्षण के अंदर कर्मचारी को किसी विशेष एक पर्टिकुलर, ठीक है, कार्य में निपुण बनाया जाता है, जबकि विकास के अंतर्गत सभी जो क्षेत्र होते हैं उसकी जानकारी दी जाती है। इसके अंदर विकास बड़ा टर्म है, यानी बड़ा क्षेत्र है, इसका विकास का विस्तृत क्षेत्र है, इसका छोटा क्षेत्र है बेटा, ठीक है, समझ में आ गया। उसके अलावा प्रशिक्षण द्वारा किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी को के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि की जाती है, तो बार बार रिपीट वही हो रहा है। जबकि शिक्षा द्वारा कर्मचारी के सामान्य ज्ञान एवं समझ, क्या लिखा है, सामान्य ज्ञान एवं समझ में वृद्धि की जाती है। तो समझने की कोशिश करना बेटा, मैंने क्या बोला, मैंने कहा प्रशिक्षण से अभिप्राय
वर्तमान कार्य निष्पादन को बनाए रखने एवं सुधार करने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया से है। अर्थात प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों में किसी विशेष कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने हेतु उसके ज्ञान एवं निपुणता में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। अब प्रशिक्षण की विशेषता मैंने क्या बताई कि प्रशिक्षण पर जो खर्च होता है उसको विनियोग माना गया है, अपव्यय नहीं माना गया। विशेष कार्य से संबंधित होता है। प्रशिक्षण और विकास में अंतर होता है क्योंकि प्रशिक्षण के अंतर्गत कर्मचारियों को किसी विशेष कार्य में निपुण बनाया जाता है, जबकि विकास के अंतर्गत सभी जितने भी है क्षेत्रों में जानकारी प्रदान की जाती है। क्लियर। प्रशिक्षण और शिक्षा में भी अंतर होता है क्योंकि प्रशिक्षण द्वारा किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि की जाती है। ऊपर से आप टिक सकते हो, सेम डेफिनेशन को दिक्कत है। जबकि शिक्षा द्वारा कर्मचारी के सामान्य ज्ञान जो होता है एवं समझ में वृद्धि की जाती है। यह संस्था और कर्मचारी दोनों के लिए क्या है, लाभदायक है। और प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया बेटा क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बहुत आसान सा है, इंपॉर्टेंट भी है बेटा, फ्लाश नोट डाउन करो। अब आगे देखिए बच्चा, प्रशिक्षण का संगठन को क्या लाभ होता है और प्रशिक्षण का कर्मचारी को क्या लाभ होता है। देखो पहला है प्रशिक्षण का संगठन को लाभ, यानी अगर ट्रेनिंग अगर आप देते हो अपने कर्मचारियों को तो संगठन को क्या बेनिफिट होने वाले हैं इसके। तो उसने कहा पर्यवेक्षण की कम जरूरत, अर्थात जो सुपरविजन होता है, जैसे हमने क्लास में अपने मॉनिटर देखा होगा, वो जो कि बच्चों को देखता रहता है कि कौन बातें कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, सब चीजें नोटिस करता है। ऐसे ही इसने बोला यहाँ पे सुपरविजन होता है बेटा, कि देखिए ना क्या होता है, सुपरवाइजर होता है ना जो देखता है कि काम ठीक से हो रहा नहीं हो रहा, क्या दिक्कतें हैं, सब देखता है। तो वही काम इसने बोला पर्यवेक्षण की यहाँ पे कम जरूरत पड़ती है। अर्थात कर्मचारियों के निपुण होने पर, अगर कर्मचारी आपके निपुण है तो पर्यवेक्षकों को उनकी देखरेख में अधिक समय नहीं लगाना पड़ता। याद रखना, पर्यवेक्षण की कम जरूरत पड़ती है क्योंकि अगर आपके कर्मचारी निपुण है, बहुत अच्छा मतलब काम सब जानते हैं, तो उनके ऊपर पर्यवेक्षण करने का जो पर्यवेक्षक होते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं, को उनकी देखरेख में अधिक समय नहीं लगाना पड़ता। उसके अलावा श्रम परिवर्तन दर, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। श्रम परिवर्तन दर का मतलब होता है जब लेबर आपकी छोड़ के चले जाती है, ठीक है, तो ये चीजें आपको कम देखने को मिलता है इसके अंदर। अगर आप उनको ट्रेनिंग देते रहोगे तो श्रम परिवर्तन दर आपको कम देखने को मिलेगा, और जो अनुपस्थिति होता है उसमें भी क्या मिलेगी, कमी मिलेगी। यानी जो लोग छुट्टी मार देते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, तो वो भी आपको कम देखने को मिलेगा। तो श्रम परिवर्तन दर यानी जो लेबर टर्नओवर है, लेबर जो निकल जाती है, ठीक है, वो आपको कम देखने को मिलेगा, लेबर बनी रहेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में। और दूसरा, अनुपस्थिति जो होती है उसमें भी कमी आएगी। जो उत्पादन है उसकी किस्म और मात्रा में क्या मिलेगा, सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्पादन यानी सीधा लिख सकते हो, उत्पादन में सुधार देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जो माल और मशीन है उसका मितव्ययी और सही उपयोग हो, बिल्कुल तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपने ट्रेनिंग दी तो हो सकता है कि वेस्टेज करें, कर्मचारी आपका वेस्टेज कर सकता है, बहुत दिक्कतें खड़ी कर सकता है, बट यहाँ पे देखने को ऐसा नहीं मिलेगा क्योंकि आपने उसको प्रशिक्षण दे रखा है। तो पर्यवेक्षण की जो होगी कम जरूरत, यानी अगर आपने प्रशिक्षण दे रखा है तो संगठन को ये लाभ होने वाला है कि पर्यवेक्षण की क्या होगी, कम जरूरत होगी। अर्थात कर्मचारियों के निपुण होने पर पर्यवेक्षकों को उनकी देखरेख में अधिक समय नहीं लगाना पड़ता। नंबर तो श्रम परिवर्तन दर तथा अनुपस्थिति जो होती है एवं अनुपस्थिति, उसमें कमी देखने को मिलती है। उत्पादन की किस्म यानी एवं मात्रा में सुधार, यानी उत्पादन में सुधार देखने को मिलेगा। और माल और मशीन का बिल्कुल मितव्ययी, बिल्कुल इकोनॉमिकल तरीके से, ठीक है, उपयोग होगा तथा सही प्रयोग होगा उसका, ठीक है ना। प्रशिक्षण का कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा कि कर्मचारियों की जो कार्य क्षमता है और कुशलता, उसमें वृद्धि होगी। कार्य क्षमता और कुशलता में क्या होगी, वृद्धि होगी। उसके अलावा काम के दौरान जो दुर्घटनाएं होती थी उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। अब बंदा हर तरह की मशीन को चलाना सीख चुका होगा, हर तरह की चीजें उसे आती होगी, तो यहाँ पे दुर्घटनाओं में कमी देखने को मिलेगी। तो कर्मचारियों की कार्य क्षमता एवं कुशलता में वृद्धि होगी। काम के दौरान जो दुर्घटनाएं होती है उसमें कमी देखने को मिलेगी। कार्य संतुष्टि यानी जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा, कर्मचारियों में क्या रहेगी, कार्य संतुष्टि रहेगी, जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा। और प्रशिक्षित कर्मचारियों का बाजार मूल्य क्या होता है, अधिक होता है, यानी उनको अधिक पारिश्रमिक पर नियुक्ति। अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर, एक संस्था को छोड़ के दूसरी संस्था में जाते हैं, तो अगर उसके बाद अच्छा प्रशिक्षण, अच्छी ट्रेनिंग उसको मिल रखी है, तो अगली जो दूसरी संस्था होगी ना उसको ज्यादा पैसा दे करके हायर करेगी, ज्यादा पैसा, ज्यादा वेतन देने को तैयार हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला, प्रशिक्षित जो कर्मचारी होते हैं उनको बाजार मूल्य अधिक होता है। इसका मतलब अगर दूसरी संस्था में अगर वो जाते हैं तो उनको ज्यादा वेतन पर क्या मिलती है, जो अधिक पारिश्रमिक पर नियुक्ति मिलती है, मतलब उनको ज्यादा वेतन मिलता है वहां पे। क्लियर होगा, क्योंकि वो प्रशिक्षित है। डन। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 था। मिलेंगे बेटा पार्ट नंबर 5 में, इसको फटाफट से याद कर लेना पार्ट नंबर 4 को, ठीक है ना। देन पार्ट नंबर 5 में मिलते हैं, जिसका शायद इसका लास्ट पार्ट हो जाएगा बेटा।